मैं आर के शरचंद्रा क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बंधुओं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये क्लास आपकी ऑनलाइन क्लास है। साथ ही साथ अगर इस क्लास को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो व्हाट्सएप पर ये नंबर चल रहा है इस नंबर से पर कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, और एक एक करके जितनी भी वीडियो होगी आप देखिएगा, ज़रूर कहीं न कहीं आपकी सफलताओं का राह दिखेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि जहाँ पर हताश होते हैं आदमी, वहीं पर किसी न किसी रूप से हार होती है। तो आप हारिएगा मत। एक छोटी-सी पंक्ति से आज की क्लास से स्टार्ट करता हूँ कि बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। तो इतनी बातें आप समझ गए हैं कि हमें मेहनत करना है, मेहनत से आगे बढ़ना है, मेहनत ही संघर्ष है। और किसी ने कहा भी है, कर्म ही पूजा है, तो कर्म आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को नमन बंदन करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। और आज की क्लास होगी नई कविता। नई कविता क्या है, इस बारे में हम लोग समझेंगे, प्रमुख कवियों के बारे में समझेंगे, एक एक कवियों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपके यहाँ से लगभग लगभग प्रश्न बनता है, तो एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, नई कविता को और क्या कहते हैं? इसे नवलेखन भी कहते हैं। नवलेखन भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि नवलेखन ये परंपरा जो स्टार्ट हुई, कब से कब तक हुई? तो 1953 ईस्वी से अब तक का जो समय चलता है उससे क्या कहते हैं? नई कविता या नवलेखन। एक प्रश्न यहाँ से ये भी होता है कि नई कविता युग का भारतेंदु किसे कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि अनेक अनेक अलग अलग रूपों में से अलग अलग लोग जानते हैं। यदि हम आधुनिक युग का भारतेंदु पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए नई कविता युग का भारतेंदु किसे कहते हैं, प्रश्न नोट करिएगा, पूछा गया है कि नई कविता का भारतेंदु किसे कहा जाता है? भारतेंदु किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जाए, इस प्रश्न का उत्तर जान आपको आ गया होगा, और जाता है अज्ञेय। अज्ञेय। अज्ञेय क्यों प्रसिद्ध हुए? इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने एक रचना किया था, तार सप्तक, जो बहुत प्रसिद्ध रचना होती है। तार सप्तक को विशेष रूप से देखा जाता है। तो वही चीज़, इन बातों पर अब देखिएगा, अगर एक प्रश्न ये पूछा जाए कि इस युग का जो सॉरी भारतेंदु किसे कहा जाता है, युग का भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर नई कविता युग का, यहाँ प्रश्न और अच्छे से लिख लीजिए, कविता युग का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो अज्ञेय। अज्ञेय जो होते हैं ये भी देखेंगे कि ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। वाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता, अब यहाँ से दो चीज़ प्रश्न आ जाता है कि प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो ये दोनों के प्रवर्तक, या देखा जाए तो तार सप्तक में जो भी कहा गया है पुस्तकों में, ये भी कहा गया है कि दोनों के जो प्रवर्तक हैं वह अज्ञेय है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से? भारतेंदु के सॉरी अज्ञेय को प्रयोगवाद का भी प्रवर्तक कहा जाता है, और नई कविता की भी प्रवर्तक कहा जाता है, और इसे हम नवलेखन भी कहते हैं, नवलेखन युग कहते हैं, नई कविता युग कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नवलेखन या नई कविता युग
क्या है। तो देखिए, जब भारत हमारा गुलाम था तो भारत धीरे धीरे क्या हो कि इस समय 1953 ईस्वी के लगभग क्या क्या है, भारत आज़ाद हो चुका है। और हमारे देश में एक तरह से ये देखा जाए तो जो भारतीय संविधान होता है लागू हो जाता है। और लागू होने के बाद होता क्या है कि नए नए विषयों को लेकर कविताएं हिंदी साहित्य में लिखी जा रही थी। और उनके द्वारा नई रूप से देखा जाए, नए का जो नाम, जो नई कविताओं को जो नाम पुकारा गया, नई उसी कविता को क्या कहा जाता था, नव लेखन। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछे कि नई कविता युग क्या है, तो नई कविता युग क्या है कि जो 1953 जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत जब आज़ाद हुआ मित्रों, तो इस समय जो है कि हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। एक प्रश्न यहाँ से प्रश्न बता दीजिएगा, हमारे भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि 1953 के बाद जब ये संविधान लागू हो गया, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो राजभाषा घोषित किया तो हिंदी को बढ़ाने के लिए एक युग की रचना की गई, जिसे क्या कहा गया, नई कविता लेखन या नव लेखन, नई कविता युग कहा गया, या इसको हम और तरह से कहते हैं नव लेखन युग कह सकते हैं। दोनों बात क्लियर होगी। तो अब इसी समय जो कविता लेखन हुआ, होने के फलस्वरूप यहाँ से अब तक जो कविताएं लेखन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, नई कविता का युग। अर्थात 53 से अब तक जो हो रहा है उसे क्या कहेंगे, नई कविता का युग। और इसी युग का, नई कविता युग का जो भारतेंदु किससे माना जाता है, तो अज्ञे। अब एक प्रश्न यहाँ से हो जाए, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? यहाँ से प्रवर्तक पूछ लिया जाए, तब प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? नई कविता के युग के प्रवर्तक कौन है, तो क्या है, अज्ञे। अगर एक प्रश्न यहाँ से और पूछ लिया जाए कि विशेष रूप से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञे। क्लियर हुआ? अब सामान्यतः कुछ बातें सुनिएगा। सामान्यतः प्रयोगवादी काव्यधारा को विकसित रूप नई कविता के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि जो ये धारा विकसित हो रही, प्रयोगवादी काव्यधारा जब विकसित होने लगी, तो उसी का जो नया रूप था, क्या कह देंगे हम, नई कविता कह देंगे। बात समझ में आ रही है ना, कि जब नई कविता, प्रयोगवाद जब विकसित होने लगा, तो उसी को क्या कह दिया गया। प्रयोगवाद में 4 तार सप्तक है, 4 तार सप्तक है। और 4 तार सप्तकों का प्रयोग कब कब हुआ था, कोई भी कमेंट करिएगा। जो भी तार सप्तक हैं उनका जो है कि किस प्रथम का कब हुआ, द्वितीय का कब हुआ, तृतीय का कब हुआ, चतुर्थ का कब प्रकाशन हुआ था, इसको आप लोग उस कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो उसी के बाद हुआ क्या कि अज्ञे जी ने इस युग में स्वयं कविता लिखने के साथ साथ अन्य विद्वानों को क्या कर दिए, कविता लिखने के लिए मजबूर कर दिए, प्रेरित कर दिए। और जिसके कारण अज्ञे जी को हुआ क्या कि यही सेंटेंस कह दिया गया, नई कविता युग के भारतेंदु किसे कहा गया, अज्ञे को कहा गया। इतनी बातें ठीक हुई। अब एक प्रश्न आता है, रामविलास शर्मा का नाम आप लोग सुने होंगे। रामविलास शर्मा का नाम आप सुने होंगे। रामविलास शर्मा से संबंधित प्रमुख 2 कथन बताइए। रामविलास शर्मा से संबंधित 2 प्रमुख कथन बताइए, और इनकी 2 प्रमुख रचनाओं को कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो इनका एक सहयोगी देने वाले होते हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर नामवर सिंह। का नाम आप लोग सुने होंगे, डॉक्टर नामवर सिंह। तो डॉक्टर रामविलास वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह ने किया क्या प्रयोगवाद के प्रति, प्रगतिवाद के प्रति, नई कविता के प्रति, क्या इन्होंने किया? तो इन्होंने प्रयोगवाद का जो छदम रूप कह करके कि इन्होंने पुकारा, कहा कि नहीं, जो प्रयोगवाद है वह क्या है, छदम रूप है।
इनके प्रश्न पूछा गया है प्रयोगवाद छद्म रूप है, प्रयोगवाद छद्म रूप है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये सेंटेंस पूछा जाए किसका है तो डॉक्टर नामवर सिंह और रामविलास शर्मा दोनों लोग का है। तो ये बात जैसे आप लिखते हैं पढ़ते हैं तो एक आते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर गिरिजा कुमार माथुर। डॉक्टर गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर इन्हीं का एक सहयोगी होते हैं जिनका मूल रूप से यदि नाम देखा जाए तो उनके नाम के आगे लगता है बाल कृष्ण राय। बाल कृष्ण राय, बाल कृष्ण राय, बाल गिरिजा कुमार माथुर, बाल कृष्ण राय। अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में फोन करूँ। गिरिजा कुमार माथुर और जो है विशेष रूप से बाल कृष्ण राय छायावाद में के बाद जो लिखी सभी कविताओं को इन्होंने नई कविता में शामिल कर दिया। प्रश्न यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि जो छायावाद के बाद कविताएं लिखी गई, छायावाद के बाद जो भी कविताएं थी, जो भी कविताएं थी, कविताएं इन्होंने किया क्या कि नई कविता में शामिल कर लिया था। अब यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, शामिल कर लिया था, प्रश्न पूछा जाए कि नई कविता चाहे डॉक्टर गिरिजा कुमार माथुर और बाल कृष्ण राय के अनुसार छायावाद क्या प्रयोग नई कविता क्या है, तो सब बता दीजिएगा कि छायावाद के बाद जो भी कविताएं लिखी गई वह क्या है, नई कविताएं हैं। और इन्हीं में यह शामिल करने का काम किया था। इसी आधार पर एक जगदीश गुप्त आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त मित्रों, जगदीश गुप्त ने वास्तव में जो नवलेखन परंपरा थी या नई कविता लिखी जा रही थी उसके बारे में इन्होंने क्या कहा, क्या ऐसा इन्होंने कह दिया और इन्होंने इनके कहने का मतलब क्या था। तो इनके द्वारा एक संपादित नई कविता पत्रिका थी, इनके द्वारा संपादित एक नई कविता पत्रिका थी। एक बात यह भी है कि इस नई कविता पत्रिका का संबंध क्या है यहाँ से, और जगदीश गुप्त का कथन यहाँ पर संबंध क्या है। तो जो नई कविता थी, जगदीश गुप्त जो थे, डॉक्टर जगदीश गुप्त इस काव्यधारा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार होने का कारण मानते हैं। और यही जो होता है नई कविता जो पत्रिका होती है, इसी कविता से अब धीरे धीरे सर्वाधिक रूप से, मैं तो यह कह सकता हूं कि सर्वाधिक रूप से जो नई कविता लेखन था इसका प्रचार प्रसार हुआ। दो चीज यहां से देख लीजिएगा। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि नई कविता का प्रचार प्रसार किस पत्रिका से हुआ, तो उस पत्रिका का नाम क्या है, नई कविता। और उस पत्रिका के संपादक कौन है, जगदीश गुप्त है। और उसमें विशेष रूप से
क्या उसमें प्रकाशित हो रहा था, तो जो नई कविताएं आती थी लिखकर उसी का सर्वाधिक रूप से प्रचार प्रसार किया जाता था। क्लियर हो गया। एक बात और आती है कि 1960, देखिएगा एक तथ्य यहाँ से और आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। एक तथ्य यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सन 1960 में, सन 1960 की बात है। 1960 में हुआ क्या कि विशेष रूप से जो युग चल रहा था और कविताएं अनेक प्रकार की प्रकाशित हो रही थीं, तो उस समय एक जो होता है किस्म किस्म की कविताएं रचनाएं इस प्रकार संसार में इस भारतवर्ष में प्रकाशित होने लगी, जिसमें से यदि देखा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो कुछ 45 कविताओं का आंदोलन उल्लेख मिलता है। ये पूछा जाए तो वो क्या है, किस्म किस्म की एक कविता छपी थी, एक संग्रह छपा था और उसमें विशेष रूप से अनेक कविताएं प्रकाशित होने लगती थी। और उसी पर देखा जाए तो उस कविता में प्रकाशन होने में आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो उस आंदोलन को क्या क्या कहते हैं, उस बात को समझिएगा। यहाँ से जहाँ से आंदोलन बनते हैं, आंदोलन जो बनते हैं, तो सबसे पहले आता है नई कविता आंदोलन। नई कविता आंदोलन, नई कविता आंदोलन, पहला पॉइंट। नई कविता आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो इसमें इसके प्रवर्तक कौन थे, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। इसके जो प्रवर्तक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। जगदीश बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा कि नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। अकविता आंदोलन, दूसरा प्रश्न बनता है अकविता, अकविता आंदोलन, कविता जो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसके प्रवर्तक कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसके प्रवर्तक कौन थे। तो मिलता जुलता नाम होता है जगदीश चतुर्वेदी, इनका नाम होता है जगदीश चतुर्वेदी। थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न जो डाउट रहेगा इसको आप स्पष्ट कर लीजिएगा। यह अकविता आंदोलन है जिसमें डॉक्टर नहीं लगा है, गुप्त हैं, और ये चतुर्वेदी है। नई कविता आंदोलन जगदीश गुप्त कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा, जहाँ से आपके 100% प्रश्न का जवाब आएगा। एक आती है सठोत्तरी कविता आंदोलन, तीसरा है सठोत्तरी, सठोत्तरी कविता आंदोलन। सठोत्तरी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, अब देखिएगा किसके प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, ललित गुप्त करके। ललित गुप्त जी जो होते हैं, कहीं कहीं किसी किसी पुस्तकों में डॉक्टर ललित गुप्त भी लिखेगा और किसी में ललित गुप्त भी लिखा है। तो सठोत्तरी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन होते हैं, तो आपके ललित गुप्त होते हैं। ताजी कविता आंदोलन, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मेरे मित्रों कि ताजी कविता, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, यह प्रश्न पूछा जाए, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, कमेंट करिएगा क्या जवाब देंगे। तो इसका जो होगा लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत इसके जो होते हैं प्रवर्तक होते हैं। कमेंट में फिर करिएगा लक्ष्मीकांत
को उनकी उपाधि इनको क्या मिली थी, किस अपने क्या सरनेम लगाते थे। इनका पूरा नाम था लक्ष्मीकांत वर्मा। ये ताजी कविता आंदोलन है, सठोत्री कविता आंदोलन है, अकविता आंदोलन है। 3 कविता आंदोलन आपके सामने मैंने पेश किया। और जो अब देखा जाए तो 4 हो गए, सॉरी 4। नई कविता आंदोलन, अकविता आंदोलन, सठोत्री कविता आंदोलन, ताजी कविता आंदोलन, 4 हो गए। अब पूछा जाए नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। 5वां, नवगीत कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ये प्रश्न पूछे जाए, प्रवर्तक कौन थे। नवगीत कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, कमेंट करिएगा। नवगीत किसने लिखा है, तो ये विशेष रूप से राजेंद्र प्रसाद सिंह इसके अंतर्गत आते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह आते हैं, प्रसाद सिंह आते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से हो जाए आपके कि क्या राजेंद्र प्रसाद सिंह ही ने इसके अंतर्गत आते हैं कि और कोई आता है। तो इसके अंदर एक और आते हैं जिनका नाम होता है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह ने क्या करते हैं, नवगीत कविता का आंदोलन करते हैं। मित्रों, आपका ताजी कविता हो गया, नवगीत हो गया। क्या इसके बाद भी हमारे हिंदी साहित्य में आंदोलन स्टार्ट रहा? जी, इसके साथ भी हमारे हिंदी साहित्य में आंदोलन स्टार्ट रहा, और जिसका नाम होता है प्रतिबद्ध कविता आंदोलन। 6ठा आ जाता है प्रतिबद्ध कविता आंदोलन। मेरे मित्रों कमेंट करिएगा कि प्रतिबद्ध कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। कि प्रवर्तक से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, क्या जवाब देंगे। एग्जाम में इस प्रकार के यदि प्रश्न आ जाए तो क्या जवाब देंगे। परमानंद श्रीवास्तव, कमेंट लिखिएगा, परमानंद श्रीवास्तव इसके जो प्रवर्तक हैं। परमानंद श्रीवास्तव। कैसी लग रही है वीडियो, कैसा लग रहा है, ये कुछ नया दिख रहा है आपको, कुछ नया दिख रहा है। नया दिख रहा है तो नए, इसी तरह से नए नए प्रश्नों की श्रृंखलाओं जानने के लिए एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए पूरी तरह से। चाहे वो हिंदी साहित्य में प्रथम हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन हो, या अन्य हमारे साहित्यकारों के महत्वपूर्ण कथन हो, पूरी वीडियो आपको मिलेगी। एक एक करके आप उसमें देखेंगे। बस आपको करना क्या है, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक लाइक करना है, एक बटन तो दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ क्या करना है, अपने मित्रों तक शेयर कर देना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और फिर इसके बाद आप पढ़ते रहिएगा। हम आगे चलते हैं। अस्वीकृत कविता आंदोलन, अगला प्रश्न है अस्वीकृत कविता आंदोलन के प्रवर्तक। प्रश्न पूछा जाए इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है। संप्रदाय से भी संबंधित वीडियो बनी है, जिसमें चाहे वो आदिकाल के संप्रदाय हो, भक्ति काल के संप्रदाय हो, या कोई भी संप्रदाय हो, जहाँ से जहाँ तक प्रश्न पूछे गए हैं। रीतिकाल के प्रमुख कौन कौन संप्रदाय हैं और काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से, सारे वीडियो हैं। एक बार वहाँ पर जाकर चैनल पर आप उसको देख लीजिएगा। तो इसके जो होते हैं, इसके प्रवर्तक जो होते हैं, श्री राम शुक्ल का नाम आप लोग सुने होंगे। श्री राम शुक्ल ने जो होते हैं अस्वीकृति कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं।
क्या हमारा आंदोलन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हिंदी को किसी न किसी रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आगे उसको करने जा रहे हैं। हिंदी एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। अब एक इसके बाद आता है एक और वाम कविता आंदोलन। अगला है वाम कविता आंदोलन। कविता आंदोलन, आंदोलन कमेंट करिएगा, इसके प्रवर्तक कौन है? वाम कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? क्या इसके प्रवर्तक श्री राम सिंह है? क्या इसके प्रवर्तक श्री राम सिंह है? कमेंट करिएगा। जी हाँ, इसके जो होता है श्री राम सिंह है। श्री राम सिंह है। देखिए, दो जगह आप ध्यान रखिएगा, श्री राम शुक्ल और श्री राम सिंह। श्री राम शुक्ल और श्री राम सिंह, ठीक है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक आता है सनातनी सर्वोदयी कविता आंदोलन। सनातनी सर्वोदयी कविता आंदोलन से प्रश्न पूछा गया है। सनातनी सर्वोदयी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कविता आंदोलन, ये नई कविता के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने बात याद रहेगा। आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है? अच्छा, ये जो आप देखा जाए सनातनी सर्वोदय कविता आंदोलन था, इसमें हो क्या रहा था? क्या हिंदू धर्म से ये संबंधित था? क्या हिंदू धर्म के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता था? तब एक वीरेंद्र कुमार जैन जो आते हैं, इसका जो प्रवर्तन तो किए, लेकिन इसके आगे भी कुछ इन्होंने इसके अंतर्गत वीरेंद्र कुमार जैन जो होते हैं, इन्होंने सनातनी सर्वोदय कविता का आंदोलन किया। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक आता है मंत्र कविता आंदोलन। मंत्र कविता आंदोलन। अच्छा, मंत्र कविता आंदोलन था क्या? मंत्र कविता आंदोलन, कोई भी मेरे मित्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मंत्र कविता आंदोलन क्या था। ये हिंदी प्रेमी है, इसको बताइए कि मंत्र कविता आंदोलन में हो क्या रहा था और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो प्रवर्तक से हम यदि देख लेते हैं, तो इनका नाम होता है सुरेश, और इनको जो होता है वात्स्यायन की उपाधि इनको प्राप्त है। तो इनका पूरा नाम जो होता है सुरेश वात्स्यायन। इनको मंत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। एक आती है इसके बाद भी आपके कविताओं में, आंदोलन में, सहज कविता आंदोलन। पहले आज सिर्फ कविताओं के आंदोलन को समझ लीजिएगा, इसके बाद सारे एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या हुआ, इसके अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, कौन सी इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से हुई, ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, सारे चीज़ आपको एक एक करके उसमें समझाऊंगा। तो सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन होते हैं? जिनका नाम होता है रविंद्र भ्रमर। रविंद्र भ्रमर ने सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तन करते हैं। अभी भी आंदोलन हिंदी साहित्य का चल रहा है। आगे चलते हुए आता है विचार कविता आंदोलन। अगला आता है विचार कविता आंदोलन। प्रश्न यह भी है कि विचार कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? क्या महीप सिंह हैं? जी, महीप सिंह हैं। और नरेंद्र जी भी हैं। क्या नरेंद्र की या नगेंद्र? कमेंट करिएगा, नरेंद्र होगा कि
नरेंद्र होगा जी, नरेंद्र होगा। और नरेंद्र, इनको मोहन कहते थे, नरेंद्र मोहन। 3 प्रश्न यहाँ से। महीप सिंह, नरेंद्र मोहन ने मिलकर विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। 2-3 और आपको दे रहे हैं जहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, याद रखिएगा। ये आपकी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। और अगला आता है आज कविता आंदोलन। आज कविता आंदोलन, आज कविता आंदोलन। प्रश्न करिएगा, अपने मन से पूछिएगा, आज जो कविता आंदोलन चल रहा है इसके प्रवर्तक कौन होते हैं? तो जिनका नाम होता है हरीश भदानी। हरीश भदानी, भदानी ने जो होते हैं आज कविता आंदोलन। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ प्रमुख आंदोलनों को लेकर के आपके सामने इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद भी यदि हम देखते हैं और औरों को जानने की प्रयास करते हैं, अब यह तो आपके यहीं पर रोक देते हैं। देखिए, आपके ये नई कविता आंदोलन इतने लोगों से है, इस यहाँ से सब भूल जाइएगा, ये चीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि यह यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो जगदीश, डॉक्टर जगदीश गुप्त है। और कविता क्या है? जगदीश चतुर्वेदी। यहीं पर भ्रमित मत होइएगा। और सठोत्तरी कविता क्या है? डॉक्टर ललित गुप्त हैं। फिर इसके बाद ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मीकांत हैं। नवगीत कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र सिंह हैं और शंभुनाथ सिंह हैं। प्रतिबद्ध कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो इस तरह से इसको आप अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अस्वीकृति कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? वाम कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इसके बाद सनातनी सरोदी कविता या ये मंत्र कविता, सहज कविता, विचार कविता, आज कविता। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों को लेकर के मैंने आज कविता तक पहुंचा है और यहाँ से प्रश्न बनता है। सबसे पहले हम अब इस पर यह देखेंगे कि नई कविता आंदोलन जब हुआ तो इसके प्रमुख कवि कौन कौन थे। इस प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो नई कविता आंदोलन जब हुए थे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक ही जगह हाच पाच ना करेंगे। तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नाम सुने होंगे, सक्सेना। इनका नाम होता है द डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुछ लोग इनको जो होता है डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी कहते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कोई ऐसी रचना का नाम बताओ जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिएगा, इनकी एक रचना आती है जिन रचना का नाम होता है खूंटियों पर टंगे लोग। बड़ा अच्छा प्रमुख रचना है। तो इनका जो हम जन्म देख लें तो 1907 ईस्वी में 1927 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जो होता है विशेष रूप से देखा जाए तो 1900 लगभग 83 ईस्वी में, इसी जगह 83 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह जन्म हुआ, यह मृत्यु हुई। देखिए, जन्म और मृत्यु से सिर्फ एक ही प्रश्न बन सकता है, कालक्रम के अनुसार बनता है और इनकी प्रमुख रचनाओं से अनेक प्रश्न बनता है। तो हम क्यों नहीं इनकी प्रमुख रचनाओं को पूछ लेते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखे थे उसको आप लोग लिखिएगा। प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत यदि देखा जाए तो विशेष रूप से जो होता है काठ का घंटिया, लिख ही दें, चलिए लिख ही दे रहे हैं। काठ का घंटिया। बांस का पुल भी इन्हीं की रचना है।
अच्छा, बांस के पुल में इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, कैसे किया है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। साथ ही साथ खूंटियों पर टंगे लोग एक रचना आती है, दूसरा तीसरा, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, टंगे लोग। दूसरी रचनाओं के बाद यदि हम देखते हैं, इनकी रचना एक और बड़ी महत्वपूर्ण होती है, कई बार पूछा गया है, जंगल में दर्द। चौथा है जंगल में दर्द, जंगल में दर्द। जंगल में दर्द किस प्रकार का, यह किस विधा की रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कुआनों की नदी, कुआनों की नदी देखिएगा, पांचवा होगा आपका कुआनों, कुआनों की नदी, कुआनों होगा, कुआनों की नदी। कुआनों की नदी किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बांस का पुल किसकी रचना है, तो किसका बताएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। एक सूनी नाव, एक सूनी नाव, पांचवा छठवां, एक सूनी नाव, एक सूनी नाव किस विधा की रचना है, कमेंट करिएगा। कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत है, प्रहसन है, क्या है, नाटक है, क्या है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। और इसके बाद इनकी एक रचना आती है, गर्म हवाएं, गर्म इनकी रचना आती है, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं। गर्म हवाएं के बाद इनकी लेखनी चलती रही, एक भी पण रुकी नहीं। व्यक्ति बोर्ड परिश्रम सा हिंदी साहित्य में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और इसके बाद कोई मेरा साथ चले इनका रचना मानी जाती है, कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले। मित्रों, ये देखिएगा इनकी रचनाएं हैं। और रचनाओं से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो ये 5-6 रचनाएं जो होती हैं बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं, बड़ी कई बार पूछी गई हैं। एक सूनी नाव, जंगल में दर्द, खूंटियों में काठ का गंटिया, बांस का पुल, मेरा गर्म हवाएं, कोई मेरा साथ चले, कुआनों की नदी, इनकी जो है बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसके साहित्य पर काम कर लेते हैं कि कौन सी, लिखते रहिएगा आप भी, इनकी कौन सी रचना जो होती है सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो देखिएगा, ये जो खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए इन्होंने हुआ क्या कि 1883 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस पर जो होता है 1983 कर लीजिएगा, 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, इसकी धनराशि क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की परंपरा कब से प्रारंभ होती है, इस सभी प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। और हुआ क्या कि इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी हिंदी साहित्य में लिखी थी, जिसमें दीनमान पत्रिकाओं की यदि हम बात कर लें, पत्रिकाओं की, दीनमान, अच्छा दीनमान और किसी के लेखक की पत्रिका है, दीनमान और किसी लेखक की पत्रिका है, बताइएगा कमेंट में। और प्रतीक एक पत्रिका होती है, प्रतीक होती है। और ब्राह्मण किसकी पत्रिका है, ब्राह्मण किसकी पत्रिका है। बुढ़ापा किसकी रचना है, बुढ़ापा ब्राह्मण किसकी पत्रिका है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और इनकी एक और पत्रिका आती है, जिस पत्रिका का नाम होता है नई कविता, नई कविता। इन सारी पत्रिकाओं में होता क्या था
कि इन्होंने जो रचनाएं लिखते थे इन्हीं रचना पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होती जाती थी और आगे चल करके हिंदी साहित्य को विकसित होने का काम कर लिया। दिनमान पत्र में प्रकाशित होने वाली इनकी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध आती है, चश्मे और चरखे। चश्मे और चरखे दिनमान में इसके अंतर्गत लिखिएगा। चश्मे चश्मे और चरखे और चरखे इनकी जो होती है बड़ी प्रसिद्ध रचना होती है, जो दिनमान पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया है और स्तंभ लेखन के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐसी प्रसिद्धि इनके अंतर्गत मिलती है। तो यह था मेरे मित्रों कुछ विशेष तथ्य, चाहे वो नई कविता के आंदोलन से हो, नई कविता से संबंधित हो, कब प्रारंभ हुआ, कौन कौन उसमें आंदोलन थे। इसमें प्रथम कवि क्या थे? सरस्वती दयाल सक्सेना। देखिए इसको हम बहुत लंबा भी खींच सकते हैं, लेकिन लंबा खींचने से कुछ मतलब नहीं है। क्या क्या प्रश्न इनसे पूछा गया है इसी बात को इसमें आपको बताना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था कमेंट बॉक्स में करिएगा, किस साहित्यकार की है। थैंक यू सो मच।